फिर आती हैं आपकी विधायी शक्तियां, जिन्हें हम लेजिस्लेटिव पावर भी कहते हैं। इसके द्वारा राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने व समाप्त करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को एक सत्र की अंतिम बैठक व आगामी सत्र की प्रथम बैठक बुलाने का अधिकार है, परंतु इन दो बैठकों के बीच में आपके 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को दोनों सदनों को सत्रहवां सान मतलब समाप्त करने का अधिकार है, दोनों सदनों को, और लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 87। इसके द्वारा संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने का भी अधिकार है। फिर अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 108 में अगर किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में बहस होती है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। उसके बाद अगर नए राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, राज्य के नामों में परिवर्तन संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति चाहिए। फिर राष्ट्रपति द्वारा 14 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, परंतु वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। जैसे आपके 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा से राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है अनुच्छेद 80 के तहत, और ये 12 सदस्य होते हैं आपके कला क्षेत्र से, साहित्य क्षेत्र से, पत्रकारिता क्षेत्र से, विज्ञान क्षेत्र से और सामाजिक कार्यों से। उसके बाद पहले लोकसभा में 331 अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करता था आंग्ल भारतीय में से, परंतु इनको 104 संविधान संशोधन द्वारा 104th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2019 में इसको समाप्त कर दिया कि राष्ट्रपति अब लोकसभा में एक भी सदस्य मनोनीत नहीं करेगा। ये आपका 104 संविधान संशोधन द्वारा 2019 को समाप्त कर दिया था। वर्तमान में राष्ट्रपति सिर्फ आपके 12 सदस्य मनोनीत करता है राज्यसभा से। फिर आता है आपका राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। राष्ट्रपति को कौन कौन सी वीटो शक्तियां प्राप्त हैं? पहली है आपकी आत्यांतिक वीटो, जिसे हम एब्सोल्यूट वीटो भी कहते हैं। इसके द्वारा जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है तो उस विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। दोबारा देखिए कि हमारी पहली वीटो है आत्यांतिक वीटो, जिसे हम एब्सोल्यूट वीटो भी कहते हैं, कि जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पे अपनी अनुमति नहीं देता है तो उस विधेयक का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। फिर आता है आपकी दूसरी वीटो, जो है आपकी निलंबनकारी वीटो, जिसे हम सस्पेंसरी वीटो भी कहते हैं। इसके द्वारा आपका राष्ट्रपति धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक व संविधान विधेयक को छोड़कर अन्य बाकी जो भी विधेयक हैं उनको वापस लौटा सकता है। मतलब धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अगर कोई और विधेयक आता है राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति उस विधेयक को वापस लौटा सकता है। मगर अगर संसद दोबारा से उस विधेयक को पुनः पारित करता है, मतलब दोबारा से संसद उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाएगा। फिर आता है आपका जेबी वीटो, जिसे हम पॉकेट वीटो भी कहते हैं। इसके द्वारा जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति अपने पास रख लेता है, मतलब जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को ना तो संसद को वापस भेजता,
ना उसे अस्वीकार करता, मतलब उस विधेयक को अपने पास रख लेता है, तो उसे हम जेबी वीटो या पॉकेट वीटो भी कहते हैं। और इस जेबी वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में किया था और भारतीय डाक विधेयक के लिए किया था। फिर आता है आपका, जैसे अभी बताया कि राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक को वापस लौटाने का अधिकार नहीं है, तो संविधान संशोधन से संबंधित कोई भी वीटो शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है, क्योंकि 24वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 के तहत अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया था। मतलब अगर राष्ट्रपति के पास कोई भी संविधान संशोधन विधेयक आता है तो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 के तहत राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी है। फिर राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है और ये अध्यादेश की अवधि होती है आपकी 6 महीने। उसके बाद आती है हमारी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, जिसे हम जुडिशियल पावर भी कहते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति अपने किसी निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज सकता है और उससे परामर्श ले सकता है। मतलब अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति अपने किसी निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज सकता है और उससे परामर्श ले सकता है। फिर आता है आपका न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अनुच्छेद 217 के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। फिर आता है आपका न्यायाधीशों का स्थानांतरण, ट्रांसफर या हटाया जाना। न्यायाधीशों का स्थानांतरण सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना संसद के द्वारा होता है और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के द्वारा स्थानांतरण किया जा सकता है। अनुच्छेद 222 में इसका प्रावधान है। फिर आता है आपका राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। उसके बाद राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में जो हमारा धन विधेयक होता है, धन विधेयक को संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य होती है और भारत की आकस्मिक विधि जो आपका कंटिजेंसी फंड है उस पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है और केंद्र व राज्य के बीच पैसे का बंटवारा राष्ट्रपति के नजरों में रहता है। उसके बाद आय व व्यय का विवरण, जिसे हम बजट भी बोलते हैं, बजट दोनों सदनों के सम्मुख आपका राष्ट्रपति रखता है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है और वित्त आयोग आपका राष्ट्रपति को आर्थिक स्थिति में परामर्श देता है। उसके बाद आता है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकाल लागू करने का अधिकार आपका राष्ट्रपति को है और राष्ट्रपति आपातकाल लागू मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। आपातकाल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय आपात जो आपका अनुच्छेद 352 में होता है, राष्ट्रपति आपात जो आपका अनुच्छेद 356 में होता है और वित्तीय आपात जो आपका अनुच्छेद 360 में होता है।
राष्ट्रीय आपात भारत में 3 बारी लगा है, राष्ट्रपति आपात आपका बहुत बारी लगा है, और वित्तीय आपात आपका 1 बार भी नहीं लगा। फिर आता है आपका सैन्य शक्तियां, और सैन्य शक्तियों को हम मिलिट्री पावर भी कहते हैं। आपके 3 प्रकार की सेना होती हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। इन तीनों सेनाओं का जो प्रधान सेनापति होता है, जो सर्वोच्च सेनापति होता है, वो आपका राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है। परंतु इन तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं, इन तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यदि कोई युद्ध है, युद्ध चल रहा है, तो युद्ध की घोषणा व युद्ध का शांति स्थापित करने का अधिकार आपका राष्ट्रपति को होता है। राष्ट्रपति राज्य सूची होती है, जो हमारी 3 प्रकार की सूची होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राष्ट्रपति को राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार नहीं है। उसके बाद आता है कि वह आपके कौन कौन से राष्ट्रपति हैं जो पहले राष्ट्रपति बनने से पहले आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे। तो वो हैं आपके फखरुद्दीन अली और ज्ञानी झील सिंह व प्रणब मुखर्जी। फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी झील सिंह व प्रणब मुखर्जी आपके राष्ट्रपति बनने से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे। फिर आता है आपका प्रथम राष्ट्रपति कौन था। प्रथम राष्ट्रपति थे आपके राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था 24 जनवरी 1950 को, परंतु इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था 26 जनवरी 1950 को। सबसे लंबा कार्यकाल आपका राजेंद्र प्रसाद का है। राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बारी राष्ट्रपति बने थे, परंतु इन्होंने राष्ट्रपति का पद 3 बारी संभाला था। 2 बार आपका भारत स्वतंत्र होने के बाद संभाला था 26 जनवरी 1950 को, और 1 भारत स्वतंत्र होने से पहले जब अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, तब 1 बारी राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था। उसके बाद प्रथम महिला जो राष्ट्रपति बनी थी, वो थी आपकी प्रतिभा पाटिल, और प्रतिभा पाटिल थी आपकी 13वें नंबर की राष्ट्रपति। वह राष्ट्रपति कौन है जिसके चुनाव में द्वितीय चरण का प्रयोग हुआ था? वो है आपके वीवी गिरी। सबसे छोटा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का है? तो वो है आपका जाकिर हुसैन का, जिसका कार्यकाल है आपका 1 साल 11 दिन। और जाकिर हुसैन अपने कार्यकाल के दौरान ही दिवंगत हुए थे। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। और नीलम संजीव रेड्डी ही आपके निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे। वह राष्ट्रपति कौन है जो मुख्य न्यायाधीश भी बने थे? तो वो हैं आपके मोहम्मद हिदायतुल्ला। हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति हैं आपकी द्रौपदी मुर्मू, जो आपकी 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, और ये महिलाओं में दूसरे नंबर की हैं। पहली आपकी प्रतिभा पाटिल थी, दूसरी महिला बनी आपकी द्रौपदी, और ये अनुसूचित जनजाति से प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे संविधान की क्लास 24 थी, जिसमें आज हमने अपने राष्ट्रपति को कंप्लीट किया है। हमने राष्ट्रपति के पार्ट 3 वीडियोज में बनाए हैं। थैंक यू।